दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 141 और इससे पहले 140 पार्ट्स करवा चुके हैं और सारे पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है रेलवे एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। वहां पर आपको सीरियल वाइज सारे 1 2 3 4 ऐसे करके सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे पार्ट्स। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे उनके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और किस एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप डी का पेपर एनटीपीसी में रिपीट हो जाता है या एनटीपीसी का कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में आ जाता है। साथ ही करंट अफेयर अगर पुरानी है तो 2024 और 25 के हिसाब से हम अपडेट करके बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी और साथ ही ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम समय में ये भी बताएंगे और ऑप्शन देखकर कैसे सॉल्व करना है ये भी ध्यान में रखेंगे। आज की वीडियो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, ताकि बड़ा मोटिवेशन देता है, हमें मनोबल प्रदान करता है। तो उम्मीद है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लिया होगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बता दिया करिए कौन सा पेपर कर रहे हैं। तो ये पेपर है 3/2/2021 को पूछा गया था एनटीपीसी का। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और दोपहर की शिफ्ट थी, कह सकते हो 10:30 से 12 के बीच में शिफ्ट हुई थी, ये वाली थी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये था संबंधित दोस्तों कारगिल युद्ध से, जो कि 1999 में हुआ था। और देखो दोस्तों जो 1999 में हुआ था उस वक्त हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों इसका कारण क्या था कारगिल युद्ध का? क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने कारगिल कारगिल एक जगह पड़ती है वहां पर, तो कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने कुछ ठिकाने बना लिए थे वहां पर। इस वजह से क्या करा गया था, इस पर एक ऑपरेशन चला था, युद्ध हुआ था और युद्ध में सबसे ज्यादा जो हमारे देश की मदद करी थी वो किया था इजराइल ने, यानी कि बहुत सारे गोला बारूद दिए थे हमारे भारत को और उससे काफी मदद भी मिली थी। अब आप कहेंगे कि इजराइल ने क्यों मदद करी थी? तो इजराइल दोस्तों इसका मतलब था कि वो उस वक्त आतंकवाद के खिलाफ था, तो इसी वजह से उसने बहुत सारी मदद करी थी भारत की। लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है कारगिल के समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, यही केवल ये पॉइंट आप याद रखना बस। अगला 1200 की राशि पर 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10 रुपए 80 पैसा है, उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करिए। यानी कि देखो 1200 रुपए हमारे पास थे, 3 साल में क्या हुआ कि दो अलग अलग जगह से हमें ब्याज मिला, कहीं से कुछ ब्याज मिला होगा, दूसरी जगह से कुछ ब्याज, और उन ब्याजों के बीच का जो अंतर था वो था 10 रुपए 80 पैसा। बताना ये है उन ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करिए। यानी कि ये तो यहाँ पर ब्याज दर का जो अंतर है, ये तो ब्याज का अंतर है, कितने रुपए का ब्याज का अंतर आया, लेकिन रेट जैसे मान लो 3% ये 5% ये, इनके बीच का अंतर 2%, तो हमें यही बताना है कि ब्याज दरों का अंतर कितना रहा होगा, डिफरेंस। डायरेक्ट आप रखिए, हमारे पास फार्मूला होता है SI इक्वल P इंटू में R T अपान का 100। SI कितना है? ये है 1080, मैं कह देता हूं इसको 1080, यानी कि पॉइंट हटा दो और नीचे 100 लगा दो, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो ऐसे आएगा। प्रिंसिपल दिया है 1200 तो आप लिख दीजिए 1200, और रेट क्या है? तो रेट तो हमें बताना है तो R को R ही लिख दो। T समय है 3 साल का तो 3 आएगा, नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि फार्मूले पे होता है, ये लिखा है। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए आप, और यहां से देखो जीरो से जीरो कट गया, और 12 एकम 12, 12 नौनिया 108 होता है, यानी कि 9 बटे में 10 बराबर का 3R हो जाएगा। फिर काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। मैं R को इधर लिख देता हूं तो R इक्वल हो जाएगा 3 बटे में 10, और अगर नीचे से जीरो हटाएंगे तो आ जाएगा 0.3%। यानी कि देखो एक जीरो नीचे है तो पॉइंट एक डिजिट छोड़ के लगेगा दाएं साइड से राइट साइड की तरफ, यानी कि यहाँ पर। तो बस यही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए अगला, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये था दोस्तों जुलाई 1921 को। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो जब भी आते हैं तो आपको याद करना होता है, क्योंकि हो सकता है घूम फिर कर कभी आ जाए, क्योंकि हालांकि पूछ लिए जाते हैं एक दो क्वेश्चन रेलवे में, ऐसे डाल दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना तो इनको आप इंपॉर्टेंट में कह सकते हो और ना ही इनको निग्लेक्ट भी कर सकते हो। अगला,
एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है तो उसकी पूंजी ज्ञात करिए। तो देखो भाई, पूंजी यहाँ पर देखो, पहला कह रहा है कि 2/3 का कितने 6 के हिसाब से दे दिया। तो मैं कहता हूं हमारे पास टोटल जो पूंजी है वो x रुपए है, x का 2/3 दिया है। तो सिंपल आप ये देखो, x भी हटा दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर क्या है 6 है तो गुणे 6 करा दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो पहले लिख लीजिए 4, ये याद रहेगा। तो 4 में इस पूरे को हटाकर केवल, चलो अच्छा रहने दो। अगला देखो 1/5 गुणे में कितना 10% तो हो जाएगा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा 2। अगला देखो कह रहा है शेष भाग, तो पहले हम ये देख लें कि कितना भाग हो चुका है। तो 2/3 ये हो चुका, प्लस 1/5 ये हो चुका, तो 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 13/15 इतना तो हो चुका। तो बचा कितना होगा, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 2/15 बचा होगा। बचा हुआ भाग कितना है 2/15। अब कह रहा है कि 2/15 को दिया गया कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से। तो 15 से 15 कट गया तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो अब टोटल कितना हो गया देखो, 4 2 6 2 8, तो मैं पूरा हटा करके 8 लिख देता हूं, इतना आप याद रखना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, मैंने टोटल जोड़ दिया। अब पूंजी ज्ञात करना है तो मान लो कि वो x रही होगी। अब हमारे हिसाब से इतनी हो गई, ठीक है। बराबर में कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 600 रुपए, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है, आय हो रही है उसकी 600 रुपए की आय हो रही है। जरा सा ध्यान दो कि यहाँ की परसेंटेज लिखा था, देखो लिखा था सब में परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 100 कर दो, क्योंकि परसेंट हटाने पर नीचे 100 होता है। जैसे 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/100। तो ठीक वैसे ही 8% को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8/100, ठीक है। तो अब इसको काट सकते हो, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। बचेगा कितना 4, तो 8 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75, और ये 2 जीरो उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7500 रुपए हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। अगला है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड था उस समय जब पेपर हुआ था। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो चीजें इस समय चल रही हैं, कोई उद्घाटन हुआ है, कोई निर्माण हो रहा है, या कोई समझौता हुआ है, तो आप याद रखना। देखो पेपर आपका 2025 में होगा, लेकिन 2024 की करंट अफेयर पूछी जाएगी, 100% सत्य है। तो 2024 की करंट अफेयर से आप अपडेट होके चलना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, पुल की बात हो रही है, तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ कैसा पुल है ये। तो ये देखो इस पुल की बात हो रही है, सिंगल लेन पे है, देखो ये है ना सिंगल लेन का पुल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा स्टील का है ये पुल, जिसका उद्घाटन की बात कही जा रही है। 1586 में द लिटिल बैलेंस लॉ बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी। अब देखो यहाँ पर पुस्तकों के नाम पूछ लिया, और कैसे पुस्तक, जो वैज्ञानिकों ने लिखे हैं। तो ये द लिटिल बैलेंस लॉ लिखी दोस्तों गैलीलियो ने। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो कैरोलस गैलीलियो ने तो ये पुस्तक लिखी है, कैरोलस लीनियस ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरस। और यहीं पर जेम्स प्रोस्कॉस ने लिखा हुआ है दोस्तों एक और, मैनचेस्टर लिटरेरी। तो जेम्स प्रोस्ट ने क्या लिखा है, मैनचेस्टर लिटरेरी। अब देखो दोस्तों आर्किमिडीज को तो आप जानते ही होंगे अगर फिजिक्स पढ़ा होगा। इन्होंने क्या दिया था, द्रव विस्थापन नियम कह सकते हो इसमें, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों कि जब कोई वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो पानी अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है, यानी कि हटाती है। और अगर वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटाती है तो वह पानी पर तैरती रहती है, लेकिन अगर अपने भार से कम हटाएगी तो पानी में वस्तु डूब जाएगी, ठीक है। याद रखना ये सिद्धांत पूछा गया था ग्रुप डी में, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया था। ये पूछा गया था शायद एक बार ये भी कि कोई वस्तु पानी में उसका कितना हिस्सा पानी के नीचे रहता है। आप लोग बताना जरा, कितना हिस्सा पानी के नीचे रहता है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से तैर रही होती है। अगला, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद
5 पुरुष और आ गए, उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? देखो शेष काम का मतलब कि 18 दिनों में पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन बाद आए हैं ना लोग, तो 6 दिन का काम जो है उसको हटा दो। अब 6 दिन के आगे जो काम होगा वो बताना है कितना समय और लगेगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में ये किया करो, 10 पुरुष हैं तो आप मान लो 10 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं? 18 दिन में पूरा काम कर डालते हैं, ठीक है? इसका मतलब पूरा काम इतना रहा होगा। लेकिन इसमें कह रहा है 6 दिन बाद। अब आप बताओ कि 10 पुरुष 18 दिन में काम कर डालते हैं, तो 6 दिन तक अगर करते रहे 10 पुरुष, तो कितने दिन काम और बचा रहा होगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर 6 दिन हटा दो 18 में से, तो इसका मतलब 12 दिन में ये पुरुष काम कर डालते। कौन? ये 10 पुरुष, यानी कि 10 पुरुषों का काम 12 दिन का बचा था। जिस काम को करने के लिए 5 पुरुष और आ गए, तो 10 तो पहले से थे वाले, 5 और आ गए, तो कितने हो जाए? 10 5 15। कितने दिन लगेंगे? तो हमने मान लिया x दिन लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसका अगर मतलब समझ में आ गया तो आप बस क्वेश्चन को सरल कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यानी कि बचे हुए काम की बात हो रही तो बचा ही हिसाब होगा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि 2 4 दूनी 8 या 2 चौको 8 कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, यानी कि 8 दिन लगेंगे दोस्तों पूरे काम को करने में इन्हें, इस काम को। 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, जब कभी एलसीएम ज्ञात करने की बात आए तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ पर बड़ा से बड़ा नंबर उठाओ, तो मैं कहता हूँ बड़ा ना भी उठा के छोटा सा चेक करो। पहले देखो 48 से चेक करता हूँ, तो ये 48 लिखा है। अब आप बताओ कि कौन कौन नंबर से 48 कट जाएगा। अगर ये सारे नंबर से 48 कट जाता है तो समझ जाओ ये एलसीएम होगा। जैसे देखो 22 से तो कटेगा नहीं, 22 दूनी 44 होता है जो कि 48 है, तो ये तो नहीं कटा। और अगर एक से नहीं कटा तो बाकी से अगर कट भी जाए, मान लो कि 48 है और ये 24 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 22 से नहीं कटा 48, तो भी हम इसको नहीं मानेंगे, यानी कि कह देंगे ये गलत ऑप्शन है। सारे ऑप्शन से कटना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अगला इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, नीचे वाले में देखो 176। तो 176 जो है दोस्तों, अब आप देखो 22 से कट रहा है क्या? तो चला चेक कर लेते हैं 22 से। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 6, तो 11 6 का 66, 2 बटे ये भी कट गया 8, यानी कि पूरा 22 से कट गया। अब हमें 22 के बाद 24 से भी तो चेक करना है, तो 176 बटे में 24, इससे देखो 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 22 बटे में 3 आ गया। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारा खल्लास हो गया। खल्लास का मतलब है कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। अब 64 देख लो भाई, 64 की तसल्ली ले लो। अब 16 चौक 64, ये तो कट जाएगा। 48 देखो कटेगा क्या इससे? मुझे तो नहीं लगता कि कट जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, यानी कि 16 बटे 12, फिर काट दो 4 3 12, 4 चौक 16, तो 4 बटे 3, ये तो कभी नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। तो जब देखो पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना वहां पर, तो आपको यही करना है। अगर ये 3 ऑप्शन नहीं कटे तो चौथा वाला चेक करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट टिक कर देना है, यानी कि 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। ऐसे टिक करके आपको चले जाना है, आगे बढ़ जाना है। तो इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। जैसे डिविजिबिलिटी रूल आएंगे तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो डिविजिबिलिटी रूल की, मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है और बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे। हर एक संख्या को कैसे पता कर पाओगे कट रही या नहीं कट रही, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख लेना। संख्या विभाज्यता के नाम से होगा, उस पर लिंक होगी, उसे भी क्लिक करके आप उस पार्ट को देख पाते हो, ठीक है, देख सकते हो आसानी से। अच्छा आप लोग बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये बताना है आपको। इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये था दोस्तों GSAT-7A, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तीसरा करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसरो से जितनी भी चीजें हैं, नए नए कोई लॉन्च हो रहा है, कोई उपग्रह है बन रहा है, भू-स्थिर उपग्रह है या कुछ छोड़ा गया है कोई प्लेनेट, तो उनके बारे में जरूर आप लोग अपडेट रखना, ठीक है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी के वाला पेपर देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ये सीख जरूर सकते हो जो मैंने बताया आपको।
6 व्यक्ति M1, M2, M3, M4, M5 और M6 उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं एक पंक्ति में। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब ये नहीं कि 1, 2, 3, 4 लिखा है तो ऐसे ही बैठे होंगे, नहीं, इधर-उधर भी हो सकते हैं। M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे-जैसे बोला जाता है वैसे ही हम करते हैं। तो ठीक है, इसमें मैं एक पंक्ति बना लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए, और टोटल 6 लोग हैं तो 6 लोग लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 लोग हो गए इसमें। अब कह रहा है कि M2, M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये M3 होगा और M2 कहाँ पर होगा, 3 लोग बीच में कर दो तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2। अब हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर यहाँ पर 2 हो सकता था, यहाँ 3 हो सकता था, तो हाँ हो सकता है, लेकिन आगे हमें दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आप पॉइंट लगा के करना, ऐसे ऐसे करके रफली करना है। तो 3 यहाँ रख के देख लो, फिर 2 अगर मान लो नहीं सेट हो रहा तो ऐसे हटा के यहाँ कर सकते हो आप, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है M3 M5 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है, तो M3 जो है M5 के पास है, तो M5 तो यहाँ पर आएगा। M5 को मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है, M हटा देता हूँ, आप समझ जाना। अब बाईं ओर का मतलब क्या है, देखो इसके बाईं ओर ही तो है, बस ऐसे ही करना है। आगे कह रहा है यहाँ पर देखो M1 और M5 के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो M5 तो ये है, M1 हमें नहीं पता, तो 3 लोग इधर तो हो सकते नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 6 यहाँ पर जगह हमने बना दिया है, तो इधर ही कहीं होगा। तो M1 M5 के बीच में 3 लोग हैं, तो M5 है ये, तो 1, 2, 3 यहाँ पर होगा क्या, M1 होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूँ कहीं पर, आप 1 को चाहो तो इधर लिख दो, 5 को चाहो तो इधर लिख दो, मैंने जगह कम की वजह से लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना है। आगे देखो 3 व्यक्ति हैं, तो मान लो 1, 2, 3 व्यक्ति बैठा दिए। आगे कह रहा है कि M4 M6 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है और M3 के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब M4 जो है M6 के बाईं ओर है, तो अब हो सकता है कि M6 यहाँ हो, M4 ऐसा हो, लेकिन अभी देखो यहाँ पर कह रहा है कि M3 के दाईं ओर बैठा है कौन, M4, तो यहाँ तो दोनों इसके दाईं ओर ही होंगे ना। अब देखो M4 M6 के बाईं ओर है, तो बाईं ओर जिसके साथ दिया जाता है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे हो गए, अब कोई जगह नहीं बची है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि M3 और 6 के बीच में कितने लोग हैं, तो M3 हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा M3 और M6 का मतलब ये वाला। तो आप बताओ कि इनके बीच में कुल कितने लोग हैं, तो 1, 2, कौन कौन, 5 और 4, 2 ही लोग तो बैठे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है, तो ये करी है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन योजनाओं के बारे में आप ज़रूर याद रखना। कोई राज्य की योजना है उससे संबंधित है तो जरूर याद रखना, जैसे स्वच्छता संबंधित है या पानी से है, हर घर जल योजना है, और इसके अलावा वो चीज़ें आप याद रखना जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, आप लोग बताना ज़रा। जो लगातार हमारे साथ दोस्त जुड़े होंगे उन्हें पता भी होगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इस क्वेश्चन से हमें एक सबक ये लेनी है कि राज्य की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा अपडेट रहना है, कौन से राज्य में कौन सी जो व्यवस्था है वो लागू हो रही है। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है, तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विश्व धरोहरों की बात हो रही है यूनेस्को द्वारा, तो ये दोस्तों भारत में पूछ ले तो ये हैं कुल 43 विश्व धरोहरों की जो संख्या भारत में वो 43 हैं। अब देखो हाल ही में जो जुड़ा है लास्ट वाला 2024 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 43वां नंबर का जो जुड़ा है वो कौन है, तो ये दोस्तों मोइदम पड़ता है। क्या पड़ता है, इसका नाम है मोइदम। ये है कहाँ पर, ये असम में है। अब ये मोइदम क्या है कि देखो पुराना एक स्थान है, कह सकते हो एक हिसाब से इमारत है। इस मोइदम का मतलब होता है दोस्तों कि दफनाने की व्यवस्था। ठीक है, अहोम राजवंश जो होता था, अहोम राजवंश द्वारा दफनाने की व्यवस्था है, उन्होंने ये वर्ड दिया था मोइदम। तो हाल ही में कौन सा शामिल हुआ यूनेस्को में, तो मोइदम, और है कहाँ पर, असम में है। बस इतना आप याद रखना।
भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? कितनी बार? 6 बार। देख लो कितने इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। कौन है? मैरी कॉम है, और इनका नाम तो हर कोई जानता है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। अब आप लोग बताओ, मैं बताता हूं कि मैरी कॉम तो यहाँ मुक्केबाजी से। निशा मिलेट का संबंध किससे है? अगर आप लगातार अपडेटेड हैं तो आप लोग बताओ कि निशा मिलेट, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, निशा मिलेट का संबंध किस खेल से है? मैं वैसे तो ऑप्शन दे देता हूँ आपको यहाँ पर, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर भारोत्तोलक। ठीक है, आप लोग बताना कौन सा सही है। यदि एप्पल का कोड 25563 है और रंग का कोड 71 ऐसे है, तो पर्पल का कोड क्या होगा? तो पहले तो यहाँ देखो कि ये जो एक फिक्स कोड दिया गया है, जैसे देखो ए को दिया गया है 2, पी को दिया गया है 5-5, देखो पी तो 5-5 ऐसे है, तो बस यहीं से देख के लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ इसको पर्पल पहले, PURPLE। पी का कोड क्या है यहाँ पर? तो देखो डबल पी यानी कि 55, यानी कि पी का कोड है 5, तो यहाँ पर लिख दो 5। यू कहीं पर लिखा है क्या? आर के बाद यू सेकंड नंबर, तो 7 के बाद 1, यानी कि यू का कोड है 1। आर कहाँ पर है? तो आर देखो, आर स्टार्टिंग में यानी कि 7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 517। अब 517, अब देखो यहाँ पर 517 पहले में और लास्ट वाले में लिखा है, ये दो तो हट गए, दूसरा और तीसरा। आप ऑप्शन का भी ख्याल रखोगे कि ऑप्शन में किस तरह से हम कम से कम समय में ऑप्शन से दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर लास्ट में देखो 6-3 है और 5-3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा यूनिक वाला हमें कोड चेक करना है। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये भी चेक कर लो। तो चौथे नंबर पे क्या आता है यहाँ पर? तो चौथे नंबर पे पी है, और पी का कोड क्या है? यहाँ पर है 5, तो ये आ जाएगा 5। आगे मैच करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूनिक मिल गया। 5175 कहाँ लिखा है आप बताओ? तो 5176 है, और यह है 5175, किसी और में नहीं लिखा। तो हमें पीछे वाले ये सब मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमें तो स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है ना। तो बस चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, यही मुस्कुराते हुए आंसर हमारा आ जाएगा। अगला है दोस्तों, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, और एक बार पूछा भी जा चुका है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो किसके, इसके संस्थापक कौन थे समाचार पत्र के? ये थे JK हिक्की। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। समझ जाओगे ना आप लोग। अब देखो, BG तिलक का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। GK गोखले क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, एनी बेसेंट तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला, यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। अब 150% है, तो 150 और परसेंट है, तो हमने बताया था जब परसेंट हटता है तो नीचे हमें 100 लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, और भी इसको काट दिए छोटा करके, 5×3 15, 5×2 10, यानी कि हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कि 2 रुपए की चीज़ थी हमारे पास, CP 2 रुपए था, और उसमें से 3 रुपए और बढ़ा दिए, तो 2 रुपए की चीज़ है, 3 रुपए और बढ़ा दो, तो कितने की चीज़ हो जाएगी हमारी कोई वस्तु? 5 रुपए की, और ख़रीदा कितने का था? 2 रुपए की, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस तो हमारा 2 रुपए, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस 5 रुपए। पूछा क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 2 रुपए, तो 2 अनुपात बताना है, और विक्रय मूल्य SP यानी कि 5, तो 2:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अरे साथियों, एक गुजारिश है आपसे कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था, मुझे याद नहीं रहता बताने के लिए, तो मुझे याद आ गया, तो सब्सक्राइब के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर एक लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ताकि और भी अच्छी हमारी हर बार कोशिश रहती है कि और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर पाएँ, और साथ ही हम ये गाइडलाइन भी बताएँ कि आप कम से कम समय में कैसे पेपर को हल करोगे। कोशिका का वाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो यह है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है? निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये है दोस्तों मालाबार तट, ये पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर। वहीं पर देखो, सिंधु का जो मैदान क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा होता है, ये सिंधु नदी तक फैला हुआ जो क्षेत्र है पश्चिमी में, ये कहलाता है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। वहीं देखो असम क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये तो
जानते होंगे कि असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी भी आती हैं। और कोरोमंडल तट सबसे इम्पोर्टेंट ये तीसरा वाला है कि कोरोमंडल तट कौन सा है। तो ये देखो दोस्तों, ये दक्षिणी एवं पूर्वी तट है, दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं। जो कि कोरोमंडल तट है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आता है और तमिलनाडु का पूर्वी भाग आता है, ये याद रखना आप। वहीं पर मालाबार क्षेत्र तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा जो कि यहाँ पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। मैंने बताया था आपको, जब कभी भी पहला सबसे पहले सर्वप्रथम वर्ड आता है तो रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन, आप उसको नहीं छोड़ना, हर हाल में आपको रट लेना है उसको। तो यहीं पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला पहला एशिया का समुद्र तट है तो ये है चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। में आ रहा होगा ये है कहाँ पर, तो चंद्रभागा है दोस्तों पुरी। आप जानते हैं पुरी एक जिला है और ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा का एक तट है पुरी के आसपास आता है, जो कि सूर्य मंदिर आपने नाम सुना होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो वहीं उसी के पास में है, 2-4-6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है शायद। तो ये चंद्रभागा जो है वो ये पुरी में पड़ता है। आप लोग बताओ जरा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है, केवल आपको बताना है स्टेट, यानी कि कौन से राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है दोस्तों रेड क्लिफ, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर देखो डूरंड रेखा अगर पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों अफगानिस्तान और साथ ही पाकिस्तान में, ऐसे शॉर्ट पे लिख देता हूँ आप समझ जाना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है वो है डूरंड रेखा। वहीं पर मेन रहीम रेखा ये दोस्तों कहलाती है भारत और तिब्बत के बीच है, ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच है, हो सकता है चाइना भी लिख करके दे दे, तो भारत और तिब्बत के बीच में है। वहीं हिडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों ये है जर्मनी और पोलैंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, हो सकता है पूछ लिया जाए, जर्मनी और पोलैंड। मैं प्लस लगा देता हूँ, आप समझ जाना कि इनके मध्य स्थित है, पोलैंड के, ये पोलैंड थोड़ा सही से लिख देता हूँ। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है कौन सी, हिडनबर्ग रेखा। तो मैंने चारों ही ऑप्शन में बता दिया कि इनमें से अगर कोई दोबारा पूछा जाए तो आप गलत नहीं करोगे। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मेन रहीम रेखा भारत तिब्बत के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, हिडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, वृत्त शहरी दर्शाता है और वर्ग लोक सेवकों को। शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुष की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो पहले मैं इनका सिंबल लिख लेता हूँ जो यहाँ पर बोला गया है, तो मैंने सारा ये नोट कर दिया है। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले, तो शहरी क्षेत्र का मतलब क्या है, सर्किल। तो जो सर्किल के अंदर आएगा, तो ये है सर्किल हमारा इतना, ठीक है। लेकिन अभी जरा सा रुको, आगे देखो, शहरी के अलावा शिक्षित पुरुष, तो शिक्षित का मतलब त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। तो आप बताओ कि त्रिभुज के अंदर क्या सा एरिया आएगा, ये आएगा, इतना ही तो आएगा। तो मैं थोड़ा इसको और सही करता हूँ, ये पूरा का पूरा त्रिभुज है। अब कह रहा है इसके अंदर गोला में भी हो त्रिभुज में हो, तो केवल हिस्सा आएगा हमारा ये वाला, मैं थोड़ा सर्किल बना देता हूँ, इतना हिस्सा आएगा। वहीं पर आगे देखो, ये कह रहा है शिक्षित पुरुषों की संख्या, अब पुरुष कौन है जो यहाँ पर हैं, आयत में है, तो आयत के अंदर ही तो आ रहा है, देखो ये पूरा आयत ही तो है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आयत में भी है, शिक्षित भी है और शहरी भी हैं, ठीक है। लोक सेवकों की बात नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ग की बात नहीं कर रहा, तो वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 हमारा उत्तर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में, यानी कि जो विषय पहले वाले में था दूसरे में भी वही है, अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात करिए। तो हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है यहाँ पर पदों का योग, जितने भी पद होते हैं, बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। आप ये छोड़ो डायरेक्ट, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कंपटीशन वाला, तो आप डायरेक्ट ये कहो कि कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे 100 छात्र हैं। माध्य कितना है, 25 है, तो बस मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 100 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि 50 छात्रों वाली कक्षा में माध्य 70 है, यानी कि हम कहेंगे 50 गुणे में 70 हो जाएगा, बराबर 7 पना
35 और 2 जीरो लगा दो ऐसे करके, ठीक है। अब टोटल हमें बताना है, कुल अंकों का माध्य है, तो आप कुल जोड़ लो पहले हुआ कितना, तो 2500 3500 सीधा सीधा हो जाता है 6000 रुपया। अगर नहीं है तो आप ऐसे समझ जाओ, रुपए नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ 6000 है। तो अब कह रहा है कुल प्राप्तों का माध्य बताना है, तो टोटल हमारे हिसाब से हुआ 6000, तो आप लिख दो यहाँ पर 6000। टोटल लोग कितने हुए, तो पहले 100 लोग थे और 50 लोग ये हो गए। पहले वाली कक्षा में 100, दूसरे में 50, तो टोटल कितने हो गए 100 प्लस 50 यानी कि 150। जीरो जीरो काट दीजिए और 15 कम 15 और 15 चौको 60 और एक जीरो बचेगा, 40 हो जाएगा। तो बस हमारा आंसर मुस्कुराते हुए 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक कर दिया करिए। एक सेकंड का समय लगता है, आपको केवल क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना, यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात करिए। तो पहले तो पता होना चाहिए भाज्य भाजक ये होते क्या हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाज्य और बराबर होता है, ये होता है शेष, ठीक है। ऐसे याद रखना आप, मैंने लिख दिया है ऐसे ही होता है, जैसे 2 भागे 5 और ऐसे करते हो 2 दूनी 4 और ऐसे करके 1 आया, तो बस ये और ये याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें से कह रहा है कि शेष 8 है, तो शेष तो हमें पता चल गया है कि ये 8 है, मान लिया कि 8 है। अब कह रहा है कि शेष का 6 गुना है, तो शेष का 6 गुना कौन है, भाजक। तो हमें कहते हैं शेष 8 है, 6 गुना मतलब 8 छंग 48, तो भाजक हो जाएगा हमारा 48। आगे कह रहा है भागफल का 2 गुना है, तो भागफल का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि भागफल होगा 24, तभी तो इसका 2 गुना 48 हो रहा है। तो भागफल 24 हो गया, भाजक 48 और शेष 8। तो बताना है भाज्य कितना होगा, तो हमारे पास एक संबंध होता है इन सब में, भाज्य बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और शेष। तो देखो यहाँ पर भाजक दे के रखा है 48, तो आप लिख लो 48 गुणे में भागफल कितना है, तो ये है 24 प्लस का 8, यानी कि शेष लिखेंगे ना, शेष ये 8 दिया है तो बस 8, और हमें भाज्य बताना है, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचोगे ना तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर, अब देखो 4 8 32 हो जाएगा, होगा 32, और 32 यानी कि लास्ट में आएगा 2, इसमें से जोड़ोगे 8, तो 2 8 10 यानी कि लास्ट में 0 आएगा। अब ये फिक्स हो गया कि लास्ट में जिसकी 0 होगा वही सही होगा, तो ये 408 तो खत्म हो गया पहली बात। तो अब देखो 48 है, इसको लगभग आप 50 मान लो, और 50 गुणे 20 करोगे तो लगभग 1000 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, इतना मोटा मोटा सा मान लो। 50 गुणे में 20 करोगे तो कितना आएगा, 1000 के आसपास आएगा। अब देखो इसका मतलब 1000 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चौथे वाले में लिखा है 1000 से बड़ी वैल्यू, तो बस यहाँ से भी आप टिक कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपके पास टाइम है, कैलकुलेशन आपको करना है तो कैलकुलेशन भी कर लीजिए, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक है। कहेंगे सर आप तो बच रहे हैं कैलकुलेशन से, आप करवा नहीं रहे हैं, तो देखो भाई इसका आ जाएगा 1152 हो जाएगा टोटल, ये लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, स्क्रीन में छोटा थोड़ा जगह नहीं है, तो ये 1152 हो जाएगा, प्लस आप 8 जोड़ोगे तो 1160 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। देखो यहाँ पर कला और संस्कृति से जो क्वेश्चन दिया था ना सिलेबस में, वहीं से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित करना है, ये कहाँ पर होता है, कृष्णाटम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर, जो कि केरला में मनाया जाता है। पर देखो यक्षगान, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो यक्षगान कहाँ का है, ये है कर्नाटका का, ये भी आप याद रखना। और देखो मार्च, ये शायद नया आपको लग रहा होगा, ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का है। और साथ ही देखो अगला है तेरुकुथु, तो तेरुकुथु देखो इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब है, तो जब ऐसे कभी आते हैं तो ये साउथ साइड के होते हैं, यानी कि ये है तमिलनाडु का, ठीक है। हो सकता है आपने ना सुना हो, तो आप इनको पेन और कॉपी ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, ये तमिलनाडु से इसका संबंध है, ठीक है। मार्च तेरुकुतु और यक्षगान कर्नाटका से, कृष्णाटम तो मैंने बता दिया आपको केरल से स्थित है। अच्छा आप लोग बताओ कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का है। प्यारे साथियों आज हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो अगला पार्ट आएगा हमारा। और
अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, पहले ही लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अगले पार्ट यानी कि ये सारे सोल्यूशन भी आप देख पाओगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर जैसे एनटीपीसी करवा रहे हैं वैसे ग्रुप डी के भी हम करवा रहे हैं, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ग्रुप डी के नाम से, रेलवे पिछला पेपर ग्रुप डी। तो वहाँ पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, वहाँ पर क्रम से हमने सारे पार्ट्स लगा दिए हैं 1 2 3 4 करके। साथ ही अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो हमने वो सारे चैप्टर्स करवाए हैं जो रेलवे में कई बार पूछे जाते हैं, रेलवे की इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो वो चैप्टर्स हम करवा चुके हैं मैथ में, और अभी जो बचे हैं उन्हें भी करवाना है। तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित के नाम से, गणित वीडियोज़, तो उस पर क्लिक करके आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था बीच में कहीं पर संख्या विभाज्यता वाली, तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सारे जितने भी मैंने बताए प्लेलिस्ट, उन सभी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े और वहीं से क्लिक करके आप देख पाओ। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगले पार्ट की, क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।